जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने एनटीपीसी 2025 में ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और उसमें हमने 2 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 5 जून 2025 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की क्लासों की, पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। भी एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी, ग्रुप डी और लोको पायलट इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है भी, तो अपनी तैयारी को आप बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन के अंदर है वो आपको बताना है भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह दे रखे, उनमें से 3 किसी तरीके से संगत है यानी एक समान है और एक ऐसा है जो इस ग्रुप के अंदर नहीं आता भी। तो देखो भी यहां से अपन बात करते हैं, एन आपका आता है 14 पे और 14 में मैंने 4 जोड़ दिया तो 18 हो गया, 14 और 4 18। और क्यू 17 पे आता है और 17 में मैंने 4 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी एक में क्या पहले में 4 प्लस कर रहा है और दूसरे में -4 कर रहा है। इसमें देखो भी एन आता है आपका 14 पे और 14 और 2 16 हो गई और 13 और 2 15 हो गया। यानी इसमें क्या कर रहा है, प्रत्येक में 2 जोड़ रहा है भी, प्रत्येक में 2 जोड़ रहा है। यहां पे देखो भी एस आता है आपका 19 पे, 19 और 2 21, 21 पे यू आ गया। आर आता है 18 पे, 18 और 2 20, इसमें भी क्या करा है ये 2 प्लस और 2 प्लस करा दोनों में। और यहां पे भी यू 21 पे आता है, 21 और 2 23 प्लस 2 कर रहा है। और इसी प्रकार से टी आपका 20 पे आता है, 20 और 2 22, यानी ये भी क्या कर रहा है 2 प्लस कर रहा है। तो इसके अंदर है वो असंगत कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया भी यदि संख्या 64 35 127 के प्रत्येक सम के अंदर आपको 2 जोड़ने हैं और प्रत्येक विषम अंक के अंदर आपको 1 माइनस करना है, तो इस प्रकार नई संख्या, पहले नई संख्या बना लो भी। तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 और 2 8, 4 और 2 6, 5 में से 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2, 5 में 1 माइनस करोगे 4, 1 में 1 माइनस करोगे 0 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। अब देखो भी इसने बोला भी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा, तो बाईं ओर से दूसरा यहाँ पे क्या है 6 है और दूसरा और दाईं ओर से तीसरा अंक, दाईं ओर से तीसरा अंक कौन सा यहाँ पे 0 है, प्लस 0 योग करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1993 में पारित किया गया। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो भी एक्सिओम मिशन 4 के एक भाग के रूप में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे, तो शुभांशु शुक्ला होंगे भी। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला है। ठीक है, होंगे नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब संदीप बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। मैंने मान लिया भी बिंदु ए है वो यहां पे और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो 3 किलोमीटर ड्राइव कर दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बाएं मुड़ेगा तो ये लो बाएं मोड़ दिया और 4 किलोमीटर ड्राइव किया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब दाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर मुड़ेगा और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो 4 किलोमीटर ड्राइव करेगा। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बाएं मुड़ेगा तो वो किस साइड में जाएगा भी, ये लो इस साइड में हमने बाएं मोड़ दिया उसको और कितना 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके बाद में इसने आगे बोला है और अंत में वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब 7 किलोमीटर ड्राइव करेगा तो ऊपर की ओर जाएगा और एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीधे में आ जाएगा 7 किलोमीटर। क्योंकि ये आपका 3 किलोमीटर है और ये 4 है, 4 और 3 7 हो गए और टोटल ये 7 है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। ये बिंदु ए था और बिंदु पी पे वो क्या रुक जाता है। अब इसने बोला भी बिंदु ए पर फिर से वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में जाना पड़ेगा, तो बिंदु ए पे जाना है। बिंदु ए पे जाना तो आपको किस दिशा में जाना पड़ेगा, पश्चिम दिशा में।
ठीक है, भी ऊपर उत्तर हो गया, इधर वाला ये पूर्व हो गया, पूर्व के विपरीत अपोजिट में आपका ये पश्चिम हो जाएगा। तो आपको पश्चिम में जाना पड़ेगा, कितना जाना पड़ेगा, ये देखो ये आपका 4 किलोमीटर है और ये आपका 3 किलोमीटर है, तो यहां पे कितना बच गया आपके पास में, टोटल आपके पास में 7 किलोमीटर हो गया। तो 7 किलोमीटर पश्चिम में जाना पड़ेगा आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अक्षत ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 90,625 की धनराशि 1 वर्ष के लिए निवेश की गई, उसे कितना मिश्र धन प्राप्त हुआ, यह आपको बताना है। देखो भी, अब अर्धवार्षिक रूप में एक शर्त होती है भी, अर्धवार्षिक, वार्षिक, त्रैमासिक, इस प्रकार से। अब आपको अर्धवार्षिक दे रखी है, अर्धवार्षिक है तो इसमें क्या होता है भी, समय का दुगुना होता है, समय को आपको 2 से गुना करना होता है, और दर होती है वो आपकी आधी होती है। तो समय यहाँ पे क्या है, 1 साल है, तो समय कितना हो जाएगा फिर 2 वर्ष हो जाएगा। दर यहाँ पे कितनी है, 8% है, तो दर कितनी हो जाएगी, 4% हो जाएगी। अब 4% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, कितने हो जाएगा, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, 1/25 हो जाएगी। अब देखो भी, धनराशि आपके पास में कितनी है, 90,625 है, ये पहले साल के लिए, और ये दूसरे साल के लिए कितना लगेगा, 1/25 लगेगा, 1/25 लगेगा। अब यहां पे देखो भी, 90,625 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 1/25 निकालना पड़ेगा। तो 90,625 का 1/25 आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3625 हो जाएगा भाई, 3625। और दूसरे साल भी कितना लगेगा, 1/25, यानी ये भी 3625 होगा। अब देखो भी, चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो पहले साल के ऊपर भी ब्याज लगेगा, कितना लगेगा, 1/25 लगेगा। अब 3625 का आपको निकालना है 1/25, तो कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा भाई। अब आपको तो मिश्रधन पूछा है, अब आपको मिश्रधन पूछा है, इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को करोगे ना, तो अब अगर आपको यहां पे अंतर भी पूछे ना, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या है, तो 145 हो जाएगा, क्योंकि पहली लाइन में जो आता है वो साधारण ब्याज आता है, और पहली लाइन के अलावा जो आता है वो आपका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आता है, और दोनों को जब जोड़ दे, पहली लाइन और पहली लाइन के अलावा, तो वो क्या आ जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन पूछा है, तो 90,625 तो आपके पास में क्या है, मूलधन है। उसके बाद में 3625 पहले साल का ब्याज है, और दूसरे साल का ब्याज 3625 तो 1 है, और उसके बाद में 145 हो रहा है, तो इसमें जोड़ दो भी, 5, 10, 15 और 20, तो ये आ जाएगा 2, और फिर 2, 4, 6 और 2, 8, 8 और 4, 12, और उसके बाद में 1 और 6, 6, 12, 18, 19 और 20, 2, और उसके बाद में ये हो जाएगा 6 और 6, 3 और 3, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8, और ये हो जाएगा 9, 98,020, 98,020 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो नेक्स्ट, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं, तो ये भूमि अंतरण को कर सकते हैं, भूमि अंतरण को कर सकते हैं, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, जनजातीय समुदायों के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो ये 1997-98 में की गई थी। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत 1997-98 के अंतर्गत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो भी, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतरराष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए कितने किलोमीटर सड़क का विकास किया गया, तो ये 2000 किलोमीटर सड़क का विकास किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसके अंदर है वो आपको माध्य ज्ञात करना है, तो ये आपके पास में क्या है भी, एक्स है, और ये आपके पास में क्या फ्रीक्वेंसी है, एफ हो जाएगा। अब देखो भी, आपको जब माध्य ज्ञात करना है तो आपको तो सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, और वो कैसे आ सकता है, तो ये आपके पास में इन दोनों को आपस में गुणा करवा दो भी, तो 19 का 63 के साथ में गुणा करवाओगे तो 1197 हो जाएगा, और फिर 36 का 62 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास में 2232, और उसके बाद में इसका आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3540 हो जाएगा, और फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1173 हो जाएगा, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 5950 हो जाएगा। अब देखो भी, आपको तो सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, ठीक है, तो यहां पे इन सभी का योग कर लो भी, एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग अपोन में, सिग्मा का मतलब होता है योग, तो यहां पे आपको एफ आई एक्स आई चाहिए, ये एफ आई एक्स आई आपने कर लिया मल्टीप्लाई। अब चाहिए आपको सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और सिग्मा एफ आई चाहिए आपको, तो बराबर में सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी इन सभी का जोड़, तो इन सभी का जोड़ आपके पास में कितना आ जाएगा भी,
इन सभी का जोड़ है वो आपके पास में कितना आ जाएगा, सभी को जोड़ लो और सभी को जोड़ करके आपको फिर FI का योग करके और उसमें क्या करना है, आपको भाग देना है अभी। तो इसका योग है वो आपके पास में कितना आ जाएगा, 14,092 आ जाएगा भाई, 14,092 और यहां पे कितना आ जाएगा 271, यानी सिग्मा FI का योग कितना आ जाएगा 271 और भाग दोगे तो 52 आ जाएगा भाई, 52 आपका यहां पे इसका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी C, D, E, F, S, T और U प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होती है और रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह में अलग अलग दिन होती है भी। F की परीक्षा शुक्रवार को है भी, तो ये लो F की जो परीक्षा है वो फ्राइडे को हो जाएगी भी, ठीक है, फ्राइडे। और उसके बाद में इसने क्या बोला है, T और F के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है। अब मेरे को ये बता दो भी T F के ऊपर आ सकता है या फिर F के नीचे आ सकता है। सर जी F के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि F के नीचे तो 2 ही बार बचे, एक तो आपका सैटरडे बचा है शनिवार और एक आपका संडे बचा है। तो सर जी तो ऊपर आ सकता है T, क्योंकि T अगर नीचे आएगा तो T और F के बीच में एक ही कैंडिडेट आएगा, लेकिन ये बोल रहा है 2 है, तो इसका मतलब एक तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में थर्सडे और बुधवार, थर्सडे आ जाएगा और एक हो जाएगा वेडनेसडे। तो यहां पे टी फिर कब चला जाएगा, टी है वो आपका ट्यूसडे को चला जाएगा भाई, टी की परीक्षा है वो ट्यूसडे और टी और एफ के बीच में 2 कैंडिडेट बच गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसने क्या बोला, ई और टी के बीच केवल 4 लोग हैं। अब ई नीचे आएगा तो 1 2 3 और 4, तो ई कब आ जाएगा, ई की जो परीक्षा है वो संडे को हो जाएगी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने एस की परीक्षा यू के ठीक बाद होती है, एस की परीक्षा यू के ठीक बाद होती है, लेकिन इसने बोला भी डी की परीक्षा सोमवार को नहीं है, डी की परीक्षा सोमवार को नहीं है। तो अपने पास में 2 ऐसी सीटें बची हुई है जो पास पास में है, तो इसका मतलब एस की परीक्षा यू के ठीक बाद है, तो यू की परीक्षा बुधवार को है, फिर एस की परीक्षा है वो थर्सडे को हो जाएगी। उसके बाद में यू जो आपका डी है ना वो सोमवार को नहीं है, तो डी की फिर सीट एक ही बची है सैटरडे शनिवार को, और इसके बाद में एक कैंडिडेट और बच गया, आपका कौन सा बचा है, ई आ गया, सी बच गया। अभी सी की जो परीक्षा है वो मंडे को हो जाएगी फिर, ठीक है। अब इसने पूछा भी डी से पहले और सी के बाद कितने लोगों की परीक्षा है, डी ये रहा भी, डी से पहले और सी के बाद, तो 1 2 3 और 4, तो आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कहां आयोजित की गई, तो वो गंगटोक के अंदर एक 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो भी ओ पी क्यू आर एस टी और यू में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार को शुरू होकर के रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, कोई दिक्कत नहीं है भी। अब इसने बोला भी एस की परीक्षा बुधवार को है, तो एस की परीक्षा है वो वेडनेसडे को हो जाएगी, बुधवार को है। आगे इसने बोला भी आर की परीक्षा पी के बाद किसी दिन है, लेकिन ये पता नहीं है जस्ट बाद में, ये नहीं बोला इसने, किसी दिन है। तो आर की परीक्षा पी के बाद में, तो ये लो पी के नीचे आ जाएगा आर। आगे इसने बोला है आर की परीक्षा पी के बाद किसी दिन है और टी की परीक्षा क्यू से पहले किसी दिन है, और टी की जो परीक्षा है वो क्यू से पहले किसी दिन है। आगे इसने बोला यू की परीक्षा ओ के ठीक बाद है, यू की परीक्षा है वो ओ के तो ठीक बाद होती है, और एस की परीक्षा ओ से ठीक पहले होती है। तो यू की परीक्षा ओ से ठीक बाद, तो ये लो ओ, और ओ के ठीक बाद में यू की परीक्षा है, और आगे इसने क्या बोला एस की परीक्षा ओ से ठीक पहले होती है, तो ये लो एस की परीक्षा ओ से ठीक पहले होती है। उसके बाद में इसने बोला भी टी की परीक्षा यू के बाद किसी दिन है, टी की जो परीक्षा है ना वो यू के बाद किसी दिन है, तो यू आपका ये यहां पे है, ठीक है। अब देखो एस तो पहले से आ रखा है, इसका मतलब क्या हो गया भी इसके नीचे आपका ओ आ जाएगा और ओ के नीचे यू आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ओ की परीक्षा थर्सडे को हो जाएगी और यू की परीक्षा है वो फ्राइडे की हो जाएगी। और आगे इसने बोला भी टी की परीक्षा यू के बाद किसी दिन है, तो टी की परीक्षा फिर यू के बाद में है, तो ये लो यू के बाद में आ जाएगी, और यू के बाद में है, और इसने यहां पे भी ये भी बोल रखा है भी क्यू की परीक्षा टी के बाद किसी दिन है, तो फिर क्यू की परीक्षा यहां पे आ जाएगी। अब ये हो जाएगा आपके पास में सैटरडे और ये हो जाएगा क्यू की परीक्षा संडे को। अब बस ये 2 ऊपर दिन कौन कौन से, एक तो ट्यूसडे और एक मंडे, तो यहां पे ये रेगुलर आ जाएगा पी और आर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मंडे को और ये ट्यूसडे को इसकी परीक्षा हो जाएगी। अब देखो भी आगे पूछा क्या है, तो एस और क्यू के बीच कितने लोग हैं, तो एस आपका ये रहा भी और क्यू आपका ये रहा, तो इन दोनों के बीच में 3 कैंडिडेट है भी, इन दोनों के बीच में कितने हैं, 3 कैंडिडेट है, राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ पाए क्या। आगे देखो अब इसमें क्या करना है आपको,
5 व्यक्ति दे रखे हैं, 5 व्यक्तियों में आपको क्या है, उनकी आयु दे रखी है वर्ष के अंदर, और औसत आयु आपको ज्ञात करनी है। तो होता क्या है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है भी, और कुछ होता ही नहीं है। तो राशियों का योग कितना है, देख लो भाई, 20 और 30 50 हो गए, 50 और 40 90, और 90 प्लस में 35 प्लस में 45, तो इनको जोड़ लो तो ये हो जाएगा 0 और 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, यानी 170 आ गया। राशियों का योग 170 आ गया। राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 का भाग लगा दो, तो ये जो 5 दिया 15 बच गया, 2 20, 500 का 20, 34 आ जाएगा भी। औसत कितना आ जाएगा, 34। आगे देखो भी नेक्स्ट, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है। तो यहां पे प्रारंभिक लाभ प्रतिशत याद करना है। अब मैं यहां पे मान लेता हूं भी, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं। अब मैं मान लेता हूं भी उस बिस्तर का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य अलग अलग मान लेते हैं भी। यहां पे ये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, उस बिस्तर का कॉस्ट प्राइस है वो एक्स मान लेता हूं, और उस बिस्तर का विक्रय मूल्य है वो मैं क्या मान लेता हूं, एसपी सेलिंग प्राइस वाई मान लेता हूं। अब लाभ क्या हो गया, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है क्रय मूल्य, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, ये लाभ होता है। तो लाभ यहां पे कितना आ गया, लाभ बराबर कितना हो जाएगा अभी, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना है, वाई है, और माइनस में क्रय मूल्य कितना है, एक्स है, ये लाभ आ गया। अब ये दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, अभी प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो जाता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पहले कितना था, वाई था, और अब कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, पहले विक्रय मूल्य कितना था, एक्स था, विक्रय मूल्य वाई था, और अब कितना दुगुना हो गया, तो 2y हो गया। अब इस कंडीशन के अंदर लाभ क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर 2y माइनस में x, ये इसका लाभ हो गया भी। मैंने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकाल दिया, तो ये लाभ हो गया। और ये बोलता है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना हो जाता है, प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना। प्रारंभिक लाभ कितना था, प्रारंभिक लाभ था y माइनस एक्स। अब यहां पे इसको बराबर करने के लिए y माइनस एक्स, अब ये कहता है भी 10 गुना हो जाता है। अगर मैं, ये तो है बाद का लाभ, ये क्या है, बाद का लाभ, ठीक है, और ये है प्रारंभिक लाभ, ये प्रारंभिक लाभ हो जाएगा। अब अगर मैं बाद के लाभ को 10 से गुणा करूंगा तो ये तो और ही ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इसने बोला भी प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना ज्यादा हो जाता है, तो 10 को मैं प्रारंभिक मूल्य से 10 से गुणा कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब का लाभ और पहले का लाभ दोनों बराबर हो गए। अब ये देखो भी 2y माइनस में x, और यहां पे आ गया 10y माइनस में 10x। अब 10x को, या फिर आप x को इधर लेके जाओ, या फिर 10x है ना, इसको इधर लेके जाऊंगा तो कितना बचेगा, 9x बच जाएगा यहां पे। ठीक है, बराबर में इस 2y को दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो यहां पे कितना बचेगा, 8y बचेगा। अब x और y का अनुपात निकाल लो, x बटे y, तो कितना आ जाएगा, ये इधर 8 है और ये आपका 9 है, वो इसके भाग में चला जाएगा। तो x और y यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आपके पास में अनुपात आ गया 8:9। कहने का मतलब ये है भी उसके पास में 8 रुपए में उसने खरीदा और 9 रुपए में बेच दिया, लाभ कितने का हुआ, 1 का। कितने पे हुआ, 8 पे हुआ, इंटू 100। तो 4 से काटोगे 4 2 8 और 25 चौका 100। अब 25 को 2 से डिवाइड करोगे 25 बटे 2, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। 12.5 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट, 2024 के लिए भारत की गरीबी दर पर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर कितनी है, तो 4 से 4.5% मानिए भी। नेक्स्ट देखो भी, मानक एक्सेल कोड का उपयोग करके कितने अद्वितीय वर्णों को दर्शाया जा सकता है, तो वो 128 अद्वितीय वर्णों को यहां पे दर्शाया जा सकता है, 128 को एक्सेल का, एक्सेल कोड का आप यूज करके। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का जो अनुपात है वो आपको दे रखा है 7:6। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 17.7 किलोमीटर और धारा की दिशा में 66.3 किलोमीटर जाने में कुल समय कितना लगेगा, ये आपको यहां पे बताना है। अब इसके अंदर देखो भी, यहां से बात करते हैं अपन भी, मैंने आपको पता है भी धारा की दिशा में
जब धारा की दिशा में नाव जाती है तो क्या करते हैं, अपन जोड़ते हैं, यानी x प्लस वाई दोनों की जो चाल है वो जुड़ती है, दिशा में जाते हैं तो, और उसके विपरीत जाते हैं तो दोनों की चाल है वो माइनस होती है, x माइनस वाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने यहां पे क्या किया, भी विपरीत दिशा में नाव दौड़ाई उसने, और कितना टाइम लगा, 10.2 किलोमीटर जाने में उसे क्या है 51 मिनट लगता है। अब मैं उसकी चाल है ना वो मान लेता हूं भी एक की चाल 7x है और एक की चाल 6x है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 7x माइनस में 6x, भी प्रतिकूल दिशा में जा रहा है हमारे अनुसार, तो उसकी चाल है वो ये है, लेकिन 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 10.2 अपॉन में 51 मिनट है। अब 51 मिनट को यहां पे आप क्या कर लोगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे, भी 51 है, 51 में 60 का भाग दूंगा तो 1 घंटा में चेंज हो जाएगा, तो 60 इसके नीचे आएगा तो वो आपका ऊपर चला जाएगा भी। अब उसके बाद में ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा, अब इसको काटा पीटी कर लो भी, यहां पे तो आपके पास में x ही बचेगा, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 51 दुआ कितना होता है 102 होता है, 6 दुए 12 हो गए, यानी x का मान आपके पास में 12 आ गया, x का मान 12 आ गया, तो उनकी चाल आ जाएगी आपके पास में कितनी, तो 12 7 84 और 12 6 72, यानी स्थिर जल में नाव की चाल है वो 84 किलोमीटर पर घंटा है, और जो धारा की चाल है वो कितनी है 72 किलोमीटर पर घंटा है, ये अपने पास में आ गया। अब देखो भी विपरीत दिशा में जाओगे तो आपको क्या करना है, घटाना है, और अनुकूल दिशा में जा रहे हो तो आपको जोड़ना है, तो यहां पे आपके पास में 17.7 किलोमीटर जाना है, विपरीत दिशा में जा रहा है तो कितना हो जाएगा, घटाओगे तो ये आपके पास में 12 बचेगा, और फिर प्लस में आप धारा की दिशा में जा रहे हैं 66.3 किलोमीटर, तो उसमें सापेक्ष चाल आपकी जुड़ेगी, तो ये कितनी हो जाएगी 6 और 156 हो जाएगा भी। उसके बाद में यहां पे आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा भी, तो 12 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 से गुणा करेंगे तो 13 आ जाएगा क्या, 156 में 12 से गुणा करेंगे तो 156 में 12 से डिवाइड कर दो भी, तो ये आपके पास में 13 आ जाएगा, और फिर 13 को मल्टीप्लाई करवा दो 17.7 से, 17.7 से, तो ये हो जाएगा 230.1 प्लस में 156 से 156 डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 66.3। अब देखो भी 230.1 है, उसको प्लस करना है कितना 66.3, तो ये टोटल आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 296.4 अपॉन में कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा भी। अब 296.4 में आप डिवाइड कर दो कितने से 156 से, तो आपके पास में मान आ जाएगा कितना 1.9 के करीब आएगा भी, 1.9 के करीब आ जाएगा, तो कुल टाइम कितना लगेगा ये दोनों दूरियां तय करने में, तो 1.9 घंटा लगेगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा, ऐसा आता है 19 पे, 19 और 19 में अगर मैं 4 जोड़ दूं, 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27 पे वापस ए आ जाता है, और एक ए में 4 जोड़ूंगा तो ये 5 ई आ जाएगा, और 5 में 4 जोड़ूंगा तो 9, 9 पे क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या कर रहा है, ये 4 प्लस कर रहा है अभी। उसके बाद में के आता है आपका 11 पे, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, वापस ए आ जाएगा, यानी इसमें भी 4 प्लस करा है। सी आता है 3 पे, 3 और 4 7, 7 और 3 11, और 11 और 3, 11 और 3 कितने हो जाएंगे 15, 15 और 3 कितने हो जाएंगे, सॉरी 11 और 4 15, 15 और 4 कितने हो जाएंगे 19, 19 पे वापस ऐसा आ जाएगा, यानी सभी में प्लस 4 कर रहा है भी, सभी में प्लस 4 कर रहा है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किसी संस्था की स्थापना की गई, तो वो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी भी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ए बी सी डी के समांतर है, यानी ये रेखा है ए बी और ये रेखा है आपकी सी डी, तो ये ए बी हो जाएगी और ये आपके पास में सी और डी हो जाएगी। अब इन रेखा को कोई त्रियक रेखा है पी क्यू, वो कट कर रही है भी इस प्रकार से, ये पी और क्यू कोई रेखा है ये कट कर रही है ई बिंदु पर और एफ बिंदु के ऊपर। उसके बाद में इसने क्या बोला है, पीई बी, यानी जो मान आपको दे रखा है पी ई और बी, यानी ये कोण आपको कितना दे रखा है, इसने ये दे रखा है 59 डिग्री। उसके बाद में आगे इसने क्या बोला है, जी है वो ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु पर इस प्रकार स्थित है,
दोनों के बीच में है भी जी बिंदु, और ये हो जाएगा यहां पे इस प्रकार से इसको करोगे तो ये जी बिंदु बन जाएगा। अब इसने आगे क्या बोला है, बी ई जी, बी ई और जी यानी ये एंगल दे दिया। ये एंगल कितना दिया है इसने, 50 डिग्री दे दिया। और उसके बाद में जी एफ ई, जी एफ और ई, ये अंदर वाला जो एंगल दे दिया वो 33 डिग्री का दे दिया, और आपको ज्ञात करना है ये वाला एंगल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, कल वाली क्लास में भी बताया था, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है अभी प्रत्येक पेपर के अंदर पूछा जा रहा है। पहली क्लास लगाई थी उसमें भी आया था, दूसरी क्लास में भी आया है, और आज ये तीसरी क्लास है अपनी। अब देखो भी क्रॉस के रूप में जो आपका एंगल बनेगा वो क्या है, आमने सामने के जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे। भी क्रॉस के रूप में जो एंगल बनते हैं ना, आमने सामने के एंगल है वो बराबर होते हैं। तो ये देखो भी यहाँ पे क्रॉस के रूप में बन रहा है, ये 59 डिग्री का है, तो ये भी कितने का होगा, 59 डिग्री का होगा। अब देखो भी एक सीधी पूरी सरल रेखा के ऊपर है, वो नीचे 180 डिग्री का बनना चाहिए। ये 59 डिग्री का हो गया, ये 50 डिग्री का हो गया, तो ये बीच वाला एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा। तो आप 180 में से ये 59 और 50 को जोड़ करके इसमें से आधा कर दो, तो 109 इसमें से माइनस करो भी, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 और 7 71 डिग्री का बचेगा भी। ये अंदर का 71 डिग्री का बच गया। अब देखो भी त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बन रहा है भी, ई जी एफ, ये एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का मान है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां पे आपके पास में 71 प्लस में 33, 71 प्लस में 33, तो बराबर में आपके पास में 104 डिग्री आ गया। अब आप 180 में से 104 है वो माइनस कर दोगे तो जी एंगल आ जाएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा 6 डिग्री, और यहां पे 76 डिग्री बचेगा आपके पास में। राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने प्रश्नवाचक संज्ञा के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। तो देखो भी इसके अंदर ये क्या कर रहा है, -9 माइनस कर रहा है अभी सभी के अंदर, 0.9 है वो सभी के अंदर माइनस कर रहा है। तो यहां पे मैं भी 0.9 सभी के अंदर माइनस कर रहा है, तो 57.5 में 0.9 माइनस कर दूं तो ये हो जाए 15 में से 9 जाएगा तो आपके पास में 6 बचेगा, और यहां पे 6, और यहां पे कितना बचेगा आपके पास में फिर 4 5 56.6 बचेगा भी, 56.6 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत आध्यात्मिकता श्रेणी में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये लांबा लोमजंग को आध्यात्मिक श्रेणी में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, जैसे KF यानी KF 17 और आगे ये लिख रहा है HB6। अब इसके अंदर देखो भी यहां पे अंतर कितने का है, 11 का अंतर है, और यहां पे ये क्या कर रहा है, +3 कर रहा है, -3 कर रहा है, यहां पे -3 कर रहा है, और यहां पे भी क्या कर रहा है, ये पहले में -3 कर दिया और दूसरे में -4 कर दिया। अभी उसके बाद में ये बोल रहा है भी आगे KH12 का संबंध है वो HD1 से, भी HD1 से है, तो यहां पे क्या कर रहा है, ये यहां पे भी -3 कर रहा है और यहां पे -4 कर रहा है, और इनके बीच में 11 का अंतर है। इसी प्रकार से LP6 है, अब क्या करेगा, -3 करेगा और यहां पे -4 करेगा, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 पे I आ जाता है, और 16 में से 4 है, माइनस करोगे तो 16 में 4 12 पे L आ जाएगा। तो IL आपके पास में ऑप्शन ही एक है, IL 17, तो यहां पे IL 17 दोनों के बीच में देख लो भी 11 का अंतर है, और यहां पे -3 और -4 कर दिया, तो IL 17 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे। तो वो फकीर और सन्यासी विद्रोह के थे भी, फकीर और सन्यासी विद्रोह। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। अब देखो भी दोनों ओर आप क्या कर दोगे, क्यूब कर दो, दोनों ओर आप घन करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में x/1/x की क्यूब कर दूं मैं, और बराबर यहां पे क्या है 10 की क्यूब कर दूं, 10 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। अब देखो भी इसको अगर मैं इस प्रकार से करूं, x की क्यूब माइनस में 1 ओपन करूंगा तो x की क्यूब, और यहां पे -3 और x और 1/x, और उसके बाद में x - 1/x इस प्रकार से ओपन होगा, और बराबर में आपके पास में क्या है 1000 चल रहा है। अब देखो भी x से x कैंसिल हो गया, x - 1/x का मान कितना है, यहां पे दे रखा है x - 1/x का मान है वो 10 दे रखा है यहां पे, तो इसकी जगह में 10 मान रखूंगा, तो ये 10 है वो 3 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 30 हो जाएगा, और बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास में बचेगा x की क्यूब - 1/x की क्यूब बराबर में
ये हो जाएगा 1030। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहां पे आपको इसमें जिस प्रकार से PIL, ये क्या बोल रहा है? PI और L। अब इसके अंदर देखो भी यहां पे PIL को ये क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है TMP लिख रहा है अभी। तो इसके अंदर क्या करेगा? ये पहले में +4 कर दिया, 16 और 4 20, और फिर 4 प्लस कर दिया और फिर 4 प्लस कर दिया। सभी में क्या कर रहा है? ये +4 कर रहा है। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन उठाता हूं मैं, SWT। अब +4 करेगा तो 19 और 4 कितने हो जाएंगे? 23, W आ जाएगा। और 23 में 4 जोड़ेंगे, 23 और 4 27, 27 पे वापस A आ जाता है, और इसमें +4 जोड़ेंगे तो ये 24, 24 पे X आ जाता है, WAX। तो बिल्कुल सही है भी, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संख्या है वो 7 से डिवाइड हो जाए? 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? तो वो 875 है, वो 7 से डिवाइड हो जाएगी। 7 का विभाजकता का रूल ऐसे कोई बना नहीं है, लेकिन आपको 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा भी इसको, ठीक है। तो वैसे 7 से डिवाइड करके देखोगे, 7 एकम 7 17, और फिर 7 दूए 14, बच गया 3 35, 7 5 35, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब ये 1331 है ना, ये यहां पे 3 लगा हुआ है तो इसका मतलब है भी क्यूब, और ये यहां पे 4 लगा हुआ तो इसके पावर 4। तो ये देखो भी यहां पे आपका 1331 है वो 11 के रूप में बाहर आ जाएगा भी। 11 की क्यूब है वो 1331 होती है, और 10 की घात 4 है वो कितनी होती है? 10,000 होती है। तो मैं इसको 10 के रूप में बाहर निकाल लूं, इंटू 5/33 और इंटू 30। अब देखो भी 11 से इसको 3 बार कट कर दो, 3 से इसको 10 बार कट कर दो, 10 से इसको 10 बार कट कर दो, यहां पे आपके पास में आंसर आएगा 5। राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये साइंस का बढ़िया क्वेश्चन है। 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है, तो इस पर कार्यरत शुद्ध बल कितना होगा? ये आपको बताना है। देखो भी अब यहां पे बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर ma। F बराबर ma होता है, m होता है यहां पे द्रव्यमान मास, और a होता है यहां पे एक्सीलरेशन यानी त्वरण। अब त्वरण है, वो त्वरण कहते किसे हैं? त्वरण कहा जाता है भी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो भी इसने एक आपको यहां पे शब्द दिया है, एक समान वेग से गतिमान है। एक समान वेग से गतिमान है तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, और वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मतलब त्वरण आपका 0 होगा भी। त्वरण कहते किसे हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, लेकिन वेग तो एक समान है, एक समान है, तो यहां पे त्वरण आपका क्या होगा? है ही नहीं, त्वरण 0 है। तो F बराबर फिर क्या आ जाएगा? F बराबर m का मान 10 kg है और a का मान आपके पास में 0 है, तो यहां पे आपके पास में ये कितना हो जाएगा अभी? 0 आपका क्या आ जाएगा? बल आ जाएगा 0 न्यूटन। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, यहां पे चिन्ह को चेंज करना है। 45 b को क्या लिखेगा? ये b का अर्थ क्या है? b का अर्थ है मल्टीप्लाई 14, और यहां पे a का अर्थ क्या है? डिवाइड बाई 21, और उसके बाद में d का अर्थ क्या है? -17, और c का अर्थ क्या है? +25। अब देखो भी ये 21 इसके भाग में आएगा, तो ये आप 3 से पहले 7 से काट दो, 7 दूए 14 और 7 तिया 21, फिर 3 से 3 कम 3 और 15 तिये 45, 15 दूए 30, 30 माइनस में माइनस का यहाँ पे 17 और प्लस का 25 है, तो कितना बचेगा? 8 बचेगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 30 + 8 यानी 38। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर देखो भी 2 पाइप है ए और बी, 7800 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। अब यहां से आप इसकी धारिता निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भी पाइप ए है ना, ये 7800 लीटर की टंकी को 12 घंटे में भरेगा, तो मेरे को ये बता दो भी 1 घंटे के अंदर कितना लीटर पानी डालेगा? तो 7800 बटे 12, 12 6 72, बच गया कितना? 6, 12 5 60 यानी 650 लीटर 1 घंटे के अंदर पानी डालेगा। इसकी जो क्षमता आई है वो अपने पास में कितनी आ गई? 650 लीटर पर घंटे आ गई। अब देखो भी ये 7800 जो पाइप बी है ये क्या करेगा? ये 7800 लीटर का जो टैंकर है उस टैंकर को 10 घंटे में भर देगा। तो कहने का मतलब क्या है? 780 लीटर पर घंटा है वो पानी बी डालेगा। अब देखो भी दोनों मिलकर के 8800 लीटर की कोई टंकी है, उसको भरने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो 1 घंटे के अंदर, 1 वर्ष के अंदर दोनों पाइप कितना लीटर पानी डालेंगे? तो 0
8 और 5 13, 1 और 6 7 13 और 1 14, यानी 1430 लीटर पानी डालेंगे भी। दोनों पाइप 1 घंटे में 1430 लीटर पानी डालेंगे तो 8800 लीटर पानी है वो कितने घंटे में डाल देंगे? तो 1430 का आप डिवाइड कर दो, 1 से 1 कैंसिल कर दो भी, आपके पास में ये आ जाएगा 880 अपॉन में 14, 143 सॉरी। अब देखो भी ये 11 से काट दो, 11 8 88 0 और 11 कम 11 बच गया कितना? 3 33, 11 तिया 33, तो ये आ जाएगा आपके पास में 80/13 घंटे के अंदर है वो उस टंकी को भर देंगे दोनों के दोनों। अमाशय में आधिक्य अम्ल की उदासीनता के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? देखो भी अमाशय के अंदर वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसका जो पीएच मान है वो लगभग 1.2 के करीबन होता है भी, ठीक है। अब अमाशय के अंदर अगर HCl अम्ल की अधिकता हो जाएगी तो एसिडिटी होगी, और एसिडिटी को कम करने के लिए आपको क्या उपाय होते हैं आपके पास में? एक तो होता है MgOH की ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं जिसको, इसका जो पीएच मान है वो 10 या फिर 10.4 के करीबन मिलता है, ठीक है। और एक होता है आपके पास में बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा, जिसका उपयोग है वो आप एंटासिड के रूप में, यानी जो उदासीन करने के लिए, अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए इन दो चीजों का उपचार यूज किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बोलते हैं बेकिंग सोडे का। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने मराठी भाषा की अग्रणी दलित आत्मकथात्मक कृति के रूप में पहचानी जाने वाली कृति बलूटा की रचना किस लेखक ने की थी? तो दया पवार ने की थी भी, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर चालू करने के लिए, कंप्यूटर चालू करने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो वो रैम मेमोरी का उपयोग किया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अस्थायी होती है भी, ठीक है, अस्थायी होती है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा तो ये अपने में से सारे का सारा आंकड़ा है वो डिलीट कर देगी। रोम होता है स्थायी होता है भी, रैंडम ये होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और केस मेमोरी होता है ना, ये सबसे फास्ट मेमोरी है भी, ठीक है। और जो आपकी हार्ड डिस्क है वो द्वितीयक मेमोरी हो जाएगी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला भी किसी वर्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यह वर्त के केंद्र से जीवा तक की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वर्त की त्रिज्या दशमलव के 2 स्थानों पर आपको बतानी है। यह मैं एक वर्त बना लेता हूं भी, ये वर्त है और इस वर्त की ये कोई जीवा है, ठीक है, और इस वर्त का ये सेंटर बिंदु है। ये 12 सेंटीमीटर की लंबाई है और वर्त के केंद्र से जीवा की जो दूरी है वो कितनी है? 5 है, तो ये यहां तक 5 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ज्ञात करनी है त्रिज्या, आपको ये ज्ञात करना है। तो यहां पे ये जो यहां से सेंटर से हमने क्या है जीवा पे लंब डाला है, तो ये लंब है वो इस जो आपकी जीवा है उस जीवा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 समान भागों में, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया और इधर वाला ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो भी पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है? कर्ण की स्क्वायर, कर्ण की स्क्वायर बराबर में आधार की स्क्वायर कितनी है? 6 का स्क्वायर 36 प्लस में लंब का स्क्वायर यानी 25, तो ये आ जाएगा आपके पास में कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 61 आ जाएगा। अब देखो भी कर्ण की स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, तो 7 की स्क्वायर होती है 49, ठीक है, और 8 की स्क्वायर होती है 64, तो इसका मतलब क्या हो गया? अभी 8 के करीब बनाएगा भी, 8 नहीं आ सकता, 8 से छोटा होगा, 7 से बड़ा होगा, तो यहां पे ऑप्शन देख लो किसमें, ये 9 है तो ये 9 नहीं होगा, 6 है तो 6 नहीं होगा क्योंकि 7 से बड़ा और 8 से छोटा होना चाहिए, 10 है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपके पास में 1 है तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी सबसे बड़े अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अनुपात का योग करके देख लो भी, आप इस अनुपात को छोटा कर सकते हैं ना, तो ये 2 से काट दो, 13 2 26 और 45 2 50, तो ये इसका योग करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 8 और ये हो जाएगा आपके पास 58। इसका आप और छोटा कर सकते हो क्या? इसको सोल्व कर सकते हो और नहीं कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 9 और 109 इसका योग, और इसमें ये हो जाएगा 4:7, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका योग 11 आ गया, और इसको और आप यहां पे कट कर सकते हो और कट नहीं होगा ये, तो ये हो जाएगा 5 और 105 इसका योग आ गया। तो सबसे बड़ा योग क्या है? ये, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा अनुपात है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें चिन्ह को चेंज करना है। 13 माइनस को क्या लिखेगा? ये 13 माइनस को यहां पे इसने क्या लिखा है? मल्टीप्लाई लिखा है, तो माइनस का अर्थ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो अब यहां पे देखो भी 13 ये मल्टीप्लाई हो गया 780
और उसके बाद में मल्टीप्लाई को डिवाइड 12 और डिवाइड को क्या कर रहा है ये प्लस 16 और प्लस को माइनस 32। अब देखो भी इसको 12 से काट दो, 12 से काटोगे तो 12 छिक्के 72 बचेगा, 6 60 12 5 60, 13 से मल्टीप्लाई कराओगे 13 5 65 6 और 13 छिक्के 78, 78 के अंदर है वो आप 6 प्लस करोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 84, तो 845 आ जाएगा। 845 में प्लस का 16 और माइनस का 32 है तो माइनस 16 कर दो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपके पास में 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 829 आ जाएगा भी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अब इसमें द्विघात समीकरण लिखनी है आपको। मूलों का योगफल दे रखा है ये और मूलों का जो गुणनफल है वो दे रखा है। तो देखो भी द्विघात समीकरण लिखने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स की स्क्वायर होता है, एक्स की स्क्वायर माइनस में ये होता है अल्फा प्लस में बीटा, यानी गुण जो आपका मूल है उनका योग, मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस में दोनों यानी मूलों का गुणनफल, ये इसका परफॉर्मा होता है द्विघात समीकरण निकलने का। तो ये हो जाएगा एक्स की स्क्वायर, माइनस का निशान है, अल्फा प्लस बीटा योग कितना है तो ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 3 और रूट 2 और यहां पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स और उसके बाद में दोनों का गुणनफल कितना है तो माइनस का 28 है तो प्लस है पहले और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28, तो ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है वित्तीय वर्ष 2024-25, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय कितना है, तो वो हो जाएगा 2.62 लाख करोड़ के अंदर हो जाएगा भी, ठीक है। तो ये 2.62 लाख करोड़ हो जाएगा जो कि राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों के लिए 5 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। अब वो आपके पास में क्या है भी, मैंने मान लिया भी मूलधन x है, अब इस x का दोगुनी हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है भी मिश्र धन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब मेरे को ब्याज बता दो कितना लगा, ब्याज होता है मिश्र धन माइनस में मूलधन, तो ब्याज यहाँ पे x लगेगा। अब ब्याज x है इंटू 100, तो रेट आपको ज्ञात करनी है, रेट बराबर क्या होता है ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन इंटू समय, समय कितना आपके पास है 5 ईयर है, तो x से x कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल करोगे तो ये 20% आपके पास में क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दे रखा है 45, 67, 80, 56 और 72 और अंकों का परिस्तर ज्ञात करना है। परिस्तर का मतलब क्या होता है, जो अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक का अंतर ही क्या कहलाता है, परिस्तर कहलाता है। तो यहां पे अधिकतम अंक कितने हैं 80 हैं और न्यूनतम अंक कितना है 45 है और दोनों का अंतर ही कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में 35 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कंप्यूटर सिस्टम के कोल्ड बूट और वार्म बूट के बीच मूल अंतर क्या होता है, ये चीज समझना आप भी। कोल्ड बूट और वार्म बूट, बूट का मतलब क्या होता है स्टार्ट होना होता है, बूट का मतलब कोई चीज अपन कंप्यूटर को स्टार्ट करें तो वो एक प्रकार से बूटिंग ही हो जाएगा, ठीक है। तो कोल्ड बूट, जब कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, जब कंप्यूटर ठंडा हो और उसको बूट किया जाए, उसको स्टार्ट किया जाए, तो उस चीज को जब कंप्यूटर ठंडा होगा उस समय कहने का मतलब भी कंप्यूटर बंद है और उसको स्टार्ट करना है आपको, तो ये हो जाएगा कोल्ड बूट, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर ऑफ है और पावर ऑफ को क्या करना है आपको, पावर ऑफ स्टेट से रीस्टार्ट करना है, यानी स्टार्ट करना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा कोल्ड बूट हो जाएगा। अब वार्म बूट कब होगा, वार्म बूट जब कंप्यूटर बहुत देर से चल रहा है और उसको क्या करना है आपको रीस्टार्ट करना है, भी कंप्यूटर चल रहा है और उसको स्टार्ट करना है, अब वो रीस्टार्ट करना है, तो वो क्या कहलाएगा आपका वार्म, वार्म यानी कंप्यूटर चल रहा है तो वो गर्म होगा और गर्म होगा तो उसको रीस्टार्ट कर दो आप। तो जब वार्म बूट इसे रनिंग स्टेज से आपको क्या करना है रीस्टार्ट करना है, तो वो आपका वार्म बूटिंग हो जाएगा भी, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया की जो अनुपात है वो आपको 2:√12 दे रखा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है भी। ये एक ऊर्ध्वाधर रूप से क्या है छड़ है और इसकी लंबाई आपको जो अनुपात दे रखा है वो 2 दे रखा है और उसकी छाया ये होगी छाया और इसका जो अनुपात दे रखा है वो √12 दे रखा है। अब मेरे को ये बता दो भी आपको ये एंगल ज्ञात करना है। अब यहां पे आपके पास में क्या होगा भी, जो आपको ये तो क्या है लंब है और ये आपका आधार है
और LAL लाल बट्टा कक्का, तो यहां पे लंब और आधार में रिलेशन किसमें है, tan में है, तो ये हो जाएगा tan थीटा। थीटा आपको ज्ञात करना है, बराबर क्या हो जाएगा, मैंने उसकी लंबाई और जो आधार है बेस है वो कितना मान लिया, 2 और √12 मान लिया, तो लंब कितना आ जाएगा 2 और बेस कितना है √12 है। अब यहां पे देखो भी, इसमें √12 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट के अंदर 4 × 3 लग सकते हैं, 4 × 12 होते हैं, तो 4 है वो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/2√3, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। अब देखो भी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर में ये मान है वो किसका है, 1/√3 किसका मान होता है, तो ये होता है tan 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो tan से आप tan 30 डिग्री का मान होता है, tan से tan कैंसिल कर दो, तो बचेगा क्या आपके पास में, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो आपका मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पे बताना क्या आएगा, यहां पे माइनस कर दिया 1, फिर माइनस कर दिया 3, फिर माइनस कर दिया यहां पे 5, फिर -7 करोगे, अब -9 करोगे, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, और उसके बाद में ये 7 और 9 यानी 976 आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। पहले -1, -3, -5, -7, -9 इस प्रकार से विषम संख्या चल रही है भी। आगे देखो भी, डीएनए के संदर्भ में पूरक शब्द निम्नलिखित में से किस गुण धर्म को प्रदर्शित करता है, तो पूरक शब्द है वो आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता को दर्शाता है भी, तो यहां पे 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना था, तो ये समुद्रगुप्त बना था, 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए, तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेंगे भी। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और इसके ऊपर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी, उस नोट्स के फोल्डर के अंदर वो कंप्लीट तीनों के तीनों नोट्स है वो अपलोड कर रखे हैं, आप जाकर के उनको डाउनलोड कीजिएगा और बढ़िया तरीके से आप उनकी कॉपी निकलवा सकते हैं। आपसे दावा करता हूं मैं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से तीनों नोट्सों को याद कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, तो साइंस के अंदर और कुछ भी मैटर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो नोट्स है ना वो 9th और 10th की साइंस की एनसीईआरटी है उसके ऊपर आधारित बनाए गए हैं, और तीनों के तीनों नोट्सों की जो लैंग्वेज है वो हिंदी मीडियम है भी। ठीक है, तो आप बढ़िया तरीके से उनको याद कीजिएगा। ग्रुप डी के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, उसमें से आप 20+ क्वेश्चन आपको सही करने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है, लेकिन शर्त ये है भी आपको तीनों के तीनों नोट्स अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। इट्स ओके। अब देखो भी, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है निम्नलिखित में से किसे हाशिए के समुदायों के लिए पर्यावरणीय न्याय का पक्ष समर्थन करने हेतु 2025 टाइम अर्थ अवार्ड्स में सम्मानित किया गया था, तो वो कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स को किया गया था। कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2025 में आयोजित हुए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी, तो विकसित भारत में प्रवासी जन समूह का योगदान, ये इसकी थीम थी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में बनाया गया था, और इसकी थीम थी विकसित भारत में प्रवासी जन समूह का योगदान। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में प्रवेश करने से पहले शंकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित कर दिया, तो द यूएचचिस, क्या नाम था भी उस आदिवासी समूह का, द यूएचचिस नाम था भी, यूएचचिस। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, राजेंद्र बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो मैं मान लेता हूं भी यहां से ड्राइव करना उसने शुरू किया और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव किया, ये लो उत्तर की ओर चला। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो ये लो बाएं मोड़ दिया हमने और 7 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में इसने क्या बोला, फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर मुड़ेगा और 11 किलोमीटर चलता है, तो ये लो 11 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ता है तो ये पूर्व दिशा में जाएगा और 10 किलोमीटर चलता है, तो ये इसके सीध के अंदर देखें तो ये 7 किलोमीटर हो जाएगा और ये आगे वाली
3 किलोमीटर हो जाएगी। आगे इसने क्या बोला, वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आ जाएगा यहाँ पे, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये 2 था, ये 2 किलोमीटर चला। अब बोलता है भी बिंदु पी पे रुक जाता है, बिंदु ए से उसने स्टार्ट किया था, पी पे रुक गया, तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में जाना पड़ेगा। ए तक पहुंचना है तो उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा, पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा। और कितना जाना पड़ेगा भी, ये टोटल लेंथ आपके पास में कितनी है, 7 है। ये टोटल लेंथ आपके पास में कितनी है, 10 है। तो 7 में से 10 जाएगा तो 3, तो 3 किलोमीटर आपको पश्चिम में जाना पड़ेगा। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, सॉरी 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी जिस प्रकार से 54 है वो 59 के साथ में कोई ना कोई रिलेशन बना रहा है, कोई ना कोई रिलेशन बना रहा है 59 के साथ में। इसी प्रकार से इसने 30 का जो रिलेशन है, 30 का जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, 35 के साथ में है। और वही बताना है भी 11 का रिलेशन किसके साथ में होगा। 20 का अंतर देखो भी, 20 का जो अंतर है वो कितने का आया, 5 का। यहां पे 20 का अंतर कितने का आया, 5 का। तो यहां पे भी 20 का अंतर 5 का आना चाहिए। तो ये 11 और 5 16, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 16, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले, तो दूसरे को मेरे को बता दो कितना मिला। पहले उम्मीदवार को 48% वोट मिला तो दूसरे को फिर 52% वोट मिलेंगे भी, ठीक है। और वह दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया। तो मेरे को यह बता दो भी कितने प्रतिशत से हार गया, 4% से हारा भी। एक को 48 मिले, एक को 52 मिला, तो 4% से हार गया। और वोट में 756 से हार गया। तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो 4 का भाग लगा दो, 4 एकम 4 बचिया 3 35, 4 8 32 बचिया 3 36, 4 निम 36, 189 एक का मान आ गया। आपको तो कुल वोट ज्ञात करने, कुल वोट यानी 100%, तो 100 से आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 18,900 इसका कुल वोट आ जाएगा। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1875 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। बिल्कुल सही बात है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में एलन, या फिर इसे बोलते हैं ए.ओ. ह्यूम, इसका फुल फॉर्म है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित किया गया था। तो यह बात गलत है भी, तो इसमें पहला ही सही है, दूसरा गलत है भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें क्या करना है, आपको सवर में +1 करना है भी, सवर में आपको +1 करना है। और जो कॉन्सोनेंट व्यंजन आए उसमें आपको क्या करना है, -1 करना है। अब इसके अंदर है वो इस प्रकार से देखना है भी, सवर में +1 करना है और व्यंजन में -1 करना है। तो कितने अक्षर समूह में कोई भी सवर नहीं आएगा, कोई भी सवर नहीं आएगा। तो यहां पे BAD है। अब इसमें अगर आप सवर, ये व्यंजन है, B व्यंजन है, -1 करोगे तो A आ जाएगा, तो इसमें सवर आएगा भी। और उसके बाद में F है वो E में चला जाएगा, तो इसमें भी सवर आएगा। और उसके बाद में I है वो H में चला जाएगा, C है वो B में चला जाएगा, E है वो D में चला जाएगा, तो इसमें व्यंजन नहीं आएगा। उसके बाद में NOT, N M में चला जाएगा, O है वो N में चला जाएगा, T है वो S में चला जाएगा, तो इसमें भी व्यंजन नहीं आएगा। तो कितने समूह में सवर नहीं आएगा, तो 2 शब्द समूह है उसमें सवर नहीं आएगा भी। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहां पे आपकी शर्त लागू होती है। क्वेश्चन आपका ये है भी, क्वेश्चन है वो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें शर्त लागू कर दो, यदि पहला अवयव एक संख्या है, बिल्कुल है। अंतिम प्रतीक है क्या, नहीं है, ये कैंसिल करो। यदि पहला अवयव एक सम संख्या है और अंतिम एक विषम संख्या है, बिल्कुल सही है। तो पहले और अंतिम को आपको इस ब्रैकेट के रूप में कूटबंद करना है भी। तो दूसरी शर्त लागू हो रही है। तीसरी देखो, दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है, तो इसको कैंसिल करो। अब देखो भी, पहले को इस ब्रैकेट में और लास्ट को भी इस ब्रैकेट में इसको सोल्व करना है, ठीक है, कोड करना है। तो 7 को क्या लिखेगा, फिर 7 को J लिख रहा है, और उसके बाद में 3 को क्या लिखेगा, K लिखेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन है भी, इसका पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब आपके लिए एक शानदार सा ऑफर लेके आया हूं मैं, और वो ऑफर सुन लीजिएगा आप सारे के सारे, ठीक है। जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर देखो भी, ऑफर ये है भी, एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेके आए हैं अपन। उस एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन के अंदर है वो आपको ओनली फॉर मात्र और मात्र 99 रुपीज के अंदर है वो एप्लीकेशन का ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसके अंदर जितनी भी टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितने भी नोट्स हैं
वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। जितने भी टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर नोट्स डाल रखे हैं वो सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे, और सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और YouTube के ऊपर जितने भी क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये मात्र और मात्र 99 रुपीज के अंदर है, और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 साल या फिर बोले 12 महीना, 12 महीने इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी किसी पे दबाव नहीं है अभी। ठीक है, ये शानदार सा ऑफर था जो मैंने आपके लिए यहां पे बताया। अब इसके अंदर देखो भी क्वेश्चन पे लेके चलता हूं मैं आपको वापस। तो यहां पे क्वेश्चन अपना आता है पहला, उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास में बोल रखा है भी लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात है वो 7:20 है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात है वो कितना है 15:12 है। तो हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात बताना है। देखो भी जो यहां पे देखो लाल इसमें भी आ रहा है और लाल आपका इसमें भी आ रहा है, तो लाल को लाल की सीध में रखना है भी आपको। ठीक है, तो मैं इसमें रख देता हूं भी हरा टोकन, और यहां पे लिख देता हूं लाल टोकन, कोई दिक्कत नहीं है। ये हरा और लाल का हो गया, कितना है तो यहां पे लाल का 7 है तो 7, और हरा टोकन कितना है तो हरे टोकन का अनुपात है वो 20 है। उसके बाद में आगे क्या है भी, आगे है गुलाबी और लाल, तो लाल तो पहले से आ रखा है तो यहां पे मैं गुलाबी रख देता हूं, यहां पे गुलाबी रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके अंदर गुलाबी का टोकन कितना है 15 है, और लाल का टोकन अनुपात कितना है 12 है। तो इस प्रकार से रख दो इसको, यानी लाल की सीध के अंदर लाल का अनुपात ही रखना है आपको, तो ये हो जाएगा आपके पास में अनुपात। अब देखो भी इसको इस प्रकार से उल्टे अन की तरह मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 15 साते 105, उसके बाद में 12 साते 84, और उसके बाद में ये हो जाएगा 0 12 2 40, 12 2 24 यानी 240। तो आपके पास में जो अनुपात आएगा 240, 84 और 105। लेकिन आपको पूछा किसका अनुपात है वो देखो, हरे और गुलाबी का पूछा है, तो हरे का अनुपात है वो 240 है और गुलाबी का जो अनुपात है वो 105 है। अब इनका अनुपात पूछा है तो यहाँ पे 5 से कट कर दो इसको, 5 से कम 5 2 10 और 5 से कम 5 और 5 चौका 20, 5 8 40। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कट कर दो तो 16 और ये हो जाएगा 7, तो 16:7 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, जनवरी 2025 में 7वीं पीएम स्टिक बैठक के दौरान चर्चा की गई हीमोफीलिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी CAR-T थेरेपी और जीन थेरेपी को किन संस्थाओं के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो IIT बॉम्बे और सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बेंगलुरु के द्वारा किया गया था। आगे देखो, अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखो भी यहां से, अब सबसे पहले आपको ये छोटा ब्रैकेट हल करना है भी, 9 + 2, 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे ही छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 5 + 8, 8 और 5 13, बीच में निशान किसका? माइनस का है, तो 13 में से 11 जाएगा तो 2 बचेगा प्लस का। और जैसे ही ये छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर क्या भी 7 + 7 -2, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 और 7 12, यानी 7 में से ये 2 माइनस करेंगे ना अपन, तो ये कितना हो जाएगा? 5 बचेगा, और 5 ये 7 + 5 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही मजला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर क्या है? मल्टीप्लाई का निशान है, तो 4 × 4 और 4 × 12, फिर 3 का 8 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा? 24। अब 144 के अंदर है वो आपको 24 का भाग लगाना है, तो 24 का भाग लगाओगे तो ये आपके पास में चला जाएगा 6 तक, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कुंजी प्रेस करते हैं तो क्या होता है? भी कोई फाइल है उसको अगर आप डिलीट करते हैं तो वो पूर्ण रूप से डिलीट नहीं होती, वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है भी। और अगर हमारे से गलती से भी कोई फाइल डिलीट हो चुकी है तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? भी रिस्टोर कर सकते हैं, रिसाइकिल बिन में जाकर के वापस उसको रिस्टोर करोगे तो जहां से आपने डिलीट की थी वहीं पे वापस आ जाती है भी, तो वो फाइल है वो डिलीट करने पर रिसाइकिल बिन में चली जाती है भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जिस प्रकार से
एल के, क्या लिख रहा है इसको लिख रहा है टीपी, TPSR लिख रहा है अभी, TPSR। इसने क्या किया, यहां पे इसने प्लस कर दिया, प्लस कितना करेगा 7 प्लस कर दिया, यानी 13 और 7 20, और फिर ये 9 और 7 16, और यहां पे भी प्लस 7 कर रहा है, यानी सभी में प्लस 7 कर रहा है, ये सभी के अंदर प्लस 7 कर रहा है भी। तो ये देखो भी नेशन को क्या लिखेगा फिर, प्लस 7 करेगा, 14 और 7 21, 21 पे यू आ जाएगा, और 1 में 7 करोगे तो H 8 आ जाएगा, और T 20 है, 20 में 7 करोगे तो 20 और 7 27, 27 पे वापस A आ जाएगा, I आता 9 पे, 9 में 7 प्लस करोगे तो 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16, 16 पे P आ जाएगा, और उसके बाद में 15, 15 में 7 प्लस करोगे 15 और 7 22, 22 पे V आता है, और 14 में 7 जोड़ोगे तो 14 और 7 21, 21 पे U आ जाएगा भी। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर बनेगा भी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बोला गया है भी भारत में जनसांख्यिकीय इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के दौरान के रूप में दर्ज की गई, तो वो चरण थर्ड के दौरान, और 1951 से 1981, और कौन सा चरण था, ये तीसरा चरण था ये। अगला देखो भी, मार्च 2025 में भारत ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद में मंजूरी मांगी, किस क्षेत्र को वंचित क्षेत्रों में नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए धन आवंटित किया गया था, तो वो दूरसंचार के लिए था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अब इसके अंदर है वो, इसने बोला है भी सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 909 है, इसका तीसरा अंक कौन सा हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और उसके बाद में आगे इसने क्या बोला, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 268 है भी, और उसमें से क्या करना है, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, पहला अंक कौन सा है इसमें, 2 है, तो पहला अंक है इसमें 2। अब पहले अंक से घटाया जाए, अब पहले अंक यानी 2 से 9 को घटाना है, तो कितना बचेगा, -7 राइट आंसर होगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इस क्वेश्चन में आपको बताना भी, आलोक, गीता और सुरेश ने एक व्यापार शुरू किया, क्रम से 56,000 रुपए, 52,000 रुपए और 69,000 रुपए का निवेश किया है। ए से आलोक बना दो, जी से गीता बना दो, और एस से सुरेश बना दो भी। अब इसने 56,000 रुपए का निवेश किया, और गीता ने 52,000 रुपए का निवेश किया, और यहां पे सुरेश ने 69,000 रुपए का निवेश किया। अब देखो भी, ये 3 0 से 3 0 और 3 0 कैंसिल हो जाएगी, आपके पास में जो रेशो निकल के आया वो आ गया 56:52:69। अब यहां पे इसने क्या बोला भी, 76,700 रुपए है कुल लाभ, उसको क्या है 76,700 रुपए का हुआ, लेकिन इस अर्जित कुल लाभ का 31% दान में दे दिया भी। ऐसे भी लोग हैं भी, अपने द्वारा जो लाभ किया, उसने लाभ प्राप्त किया, उसको क्या कर दिया, उसने दान में दे दिया। अब दान में देगा तो पीछे कितना बचेगा, फिर 100 में से आप 31 है वो माइनस कर दो भी, 100 में 31 माइनस करोगे तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा, तो ये मान आपके पास में आ जाएगा 69 भी बचेगा, कितना 69 बचाओगे, फिर 31 दान में करोगे तो 69 बचाओगे, तो आप क्या करोगे, 76,700 का आप निकालो 69 भी, 31 दान में दे दिया तो 69 बचेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, तो 767 को आप 69 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52,923, यानी अब उसके पास में कुल जो लाभ बचा वो 52,923 बच गया। अब देखो भी, अब उनका जो 52,923 है ये डिवाइड होगा किसमें, इस अनुपात में, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, अनुपात का टोटल योग है वो 177 है भी, 177 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52,923, तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो 177 का इसमें भाग दे दो, तो आपके पास में मान आ जाएगा ये 36,51,687। मैंने पहले मल्टीप्लाई करवा दिया, अभी मैंने पहले इसमें इस प्रकार से कर दो, आप भी आपको ज्ञात करना है सुरेश का ज्ञात करना है, तो यहां पे आपके पास में हो जाएगा 177 का मान ये है, तो एक का मान कितना आ जाएगा 52,923 अपॉन में 177, और इंटू सुरेश का हिस्सा ज्ञात करना है, तो सुरेश का अनुपात कितना है 69 है। अब इसका आप
सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास में मान आ जाएगा इसका 20,631 का, 20,631 राइट आंसर होगा एक नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 तो किसी तरीके से संगत है और एक इसमें से अलग है। वो अलग है ना, वो बताना है आपको। तो देखो भी डी आता है 4 पे, और 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, और 8 में आप 8 जोड़ोगे तो 16 होगा। अभी तो इसमें क्या किया, पहले तो 2 जोड़ दिया और फिर क्या करा है इसने, 8 में 8 जोड़ा तो 16 हो गया। अब देखो भी जी आता है 7 पे, 7 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 8, और 10 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 11। तो इसमें सभी में क्या कर रहा है, ये +1 कर रहा है अभी दोनों में। यहां पे पी आता है 16 पे, 16 और 1 17 क्यू आ गया, और 19 और 20, ये 19 और 1 20 यानी टी आ गया। तो इसमें भी क्या कर रहा है, दोनों में +1 कर रहा है अभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर पहला ही हो जाएगा, पहला गलत है अभी। बाकी सभी में क्या कर रहा है, +1 कर रहा है अभी, और इसमें एक में 2 +2 कर रहा है और +8 कर रहा है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। 2 संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 17:6 है, उनमें लैसेपा और मैसेपा का गुणनफल है वो 102 दे रखा है। तो लैसेपा और मैसेपा का व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो मैंने वो संख्या मान ली भी, एक संख्या है वो 17x है और एक संख्या है 6x है। अब हमारे अनुसार है वो इसका एलसीएम कितना आया, हमारे अनुसार इसका एलसीएम है वो आ गया, ये हो जाएगा 17 के 102x, और उसके बाद में हमारे अनुसार उसका एलसीएम 102x आया, और एचसीएफ कितना आया हमारे अनुसार, तो एचसीएफ मेरे पास में x आ गया, अभी एचसीएफ x आ गया। अब दोनों का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, 102 दे रखा है। तो दोनों का गुणनफल करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 102x बराबर में 102x की स्क्वायर, x बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का मान आपके पास में 1 आ गया। तो यहां पे आपके पास में जो संख्याएं होगी वो संख्या क्या होगी जाएगी, तो 1 के साथ में गुणा कराएंगे तो वही आ जाएगा 17 और 6, यानी ये संख्याएं आपके पास में कितनी होगी, 17 और 6 होगी। अब देखो भी, अब आपको क्या करना है, लैसेपा और मैसेपा का व्युत्क्रम बताना है। व्युत्क्रम बताओगे ना तो इसमें क्या होता है भी, ऊपर तो आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ का, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल लिखना है, और ऊपर तो आपको एलसीएम और एचसीएफ का योग, ऊपर तो आपको क्या लिखना होता है, व्युत्क्रम ज्ञात करोगे तो एलसीएम प्लस में एचसीएफ योग, और नीचे एलसीएम इंटू एचसीएफ का आपको गुणनफल लिखना है। तो ऊपर योग कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा हमारे अनुसार इसका, तो ये आपके पास में 102, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ कितना आएगा, इसका 1 आएगा। तो 102 प्लस में 1 तो 103 आ जाएगा ऊपर तो, और नीचे दोनों का गुणनफल आपको दे रखा है 102, तो 103/102 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धात्विक गोले को पिघाल करके उसे 125 एक समान गोले बनाए जाते हैं। तो मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने 6 छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। देखो भी यहां पे गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है भी, ठोस को पिघाल करके छोटे गोले बनाए जाते हैं तो वहां पे आयतन का यूज किया जाता है भी, आयतन समान रहता है उसमें। तो देखो भी गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4πr की क्यूब, 4/3 πr की क्यूब, और दूसरा यहां पे 4/3 πr की क्यूब। अब इसमें देखो बात यह है भी, जब बड़ा जो गोला था उसको पिघाल करके छोटा गोला बनाया गया तो उसमें क्या होता है भी, त्रिज्या चेंज होगी लेकिन आयतन तो समान ही रहेगा भी सभी का। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे आपके पास में क्या होता है भी, जब बड़े गोले के अंदर छोटे गोले के आयतन का भाग देते हैं तो अपने पास में संख्या आती है। तो यहां से आप संख्या तो आपको दे रखी है 125 है, तो आप क्या करोगे, छोटे गोले की त्रिज्या निकाल लो। छोटे गोले की त्रिज्या निकालोगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा भी, ऊपर आपके पास में r क्यूब है तो ये 10 × 10, और नीचे आपके पास में क्या है, नीचे आपके पास में 125 छोटे गोले हैं। 125 छोटे गोले बनाए गए तो 125 का यहां पे क्या कर दो आप, ये 125 का यहां पे भाग लगा दो। अब क्यूब है तो ये क्यूब रूट के रूप में बाहर निकलेगा भी, तो 1000 है वो 10 की क्यूब होती है, और 125 है वो 5 की क्यूब होती है। तो 5 कम 5 और 5 2 10, कहने का मतलब क्या है भी, 2 छोटे गोले की त्रिज्या आ गई। छोटे गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 2 आ गई, ठीक है। अगर आपको संख्या
निकालने का बोले भी बड़ा गोला आपके पास में 10 सेंटीमीटर का है और छोटा गोला है वो आपके पास में 2-2 सेंटीमीटर के छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे, बड़े गोले का आयतन में छोटे गोले का भाग दोगे तो आपके पास में संख्या आ जाएगी भी छोटे गोले कितने बनेंगे। जब आप बड़े गोले के आयतन के अंदर है वो संख्या का भाग दोगे भी इतने छोटे गोले हैं, तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, तो आपके पास में है वो उनकी त्रिज्या निकल के आ जाएगी, छोटे गोले की त्रिज्या वो निकल के आ जाएगी। तो यहां पे आपके पास में छोटे गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पे भी क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर यहां पे कितना है 10 इंटू 10, और यहां पे आर कितना है 2 इंटू 2, लेकिन ये क्या बोला 6 छोटे गोले हैं, तो इसका मतलब 6 से भी गुना कर दो भी, ये 1 का है तो 6 से गुना करोगे 6 से आ जाएगा, तो 2 दूआ 4 और ये 25 चौका 100 हो गया भी, तो इधर 25:6 आ जाएगा भी, 25:6 जो कि राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहां पे आपके पास में जे आता है 10 पे, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, यानी प्रत्येक में 1 प्लस कर रहा है भी। जी आता है 7 पे, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 पे के आ जाएगा। उसके बाद में एम और एन ओ पी और क्यू, तो यहां पे सभी में +1 कर रहा है भी, सभी में +1 कर रहा है, तो इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल किए गए हैं, उसमें से 20 पुरुष है, 20% पुरुष, 50% महिलाएं और बाकी बच्चे हैं। तो देख लो भी मैं टोटल है वो संख्या 100% मान लेता हूं, तो 100 का 20%, 20 पुरुष हो गया और 50 महिलाएं होगी, तो बच गया कितना, टोटल 17 हो गया और बच गया 30, तो 30 चाइल्ड हो गए। अब प्रत्येक का औसत वजन 45 है, तो जो महिला पुरुष है उनका 45 है, महिलाएं 50, और यहां पे बच्चों का भी औसत वजन 50 है, तो इसमें कितना हो जाएगा 45 दुए 90, और ये हो जाएगा 25 25 या 50 का 50 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 5 25, और फिर 0 और 0 ये हो जाएगा आपके पास 3 5 15, 1500 आ जाएगा। अब इनको जोड़ लो भी, जोड़ोगे तो आपके पास में कितना बनेगा, ये 1500 और 2500 कितना हो जाएगा 4000, और फिर 49 9 से डिवाइड करेंगे तो टोटल आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4900। अब 4900 आ गया। अब आपको समूह का औसत वजन ज्ञात करना है। समूह का औसत वजन ज्ञात करोगे तो ये आपके पास में मान हो जाएगा कितना भाई, टोटल योग आ गया 4900, और इसमें टोटल जो संख्या है उसका भाग दे दो तो 49 आ जाएगा। आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजना को के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो वो प्रमुख परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक है, भी ठीक बाद में एक प्रतीक है। तो अपने पास में एक ग्रुप बन गया संख्या, संख्या और प्रतीक का। तो यहां पे देखो भी संख्या, संख्या और प्रतीक का, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया। अब ये 6 4 और डॉलर है भी, 6 4 और डॉलर एक ग्रुप ये बन गया, और उसके बाद में एक ग्रुप आपका ये बन जाएगा भी 8 2 और ये आगे एक साइन है इस प्रकार से। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, ऐसी 2 ही ग्रुप बनेंगे भी जिसके संख्या, संख्या और प्रतीक आए। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट क्षेत्र है वो 16 वनों के लिए जाना जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, यदि किसी नए संस्करण जैसे MS पावरपॉइंट 2021 में बनाए गए MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को पुराने संस्करण जैसे कि MS पावरपॉइंट 2010 में ओपन किया जाता है तो क्या होगा भी, ये मतलब कहने ये चाहता है। अब इसमें देखो भी यहां पे, तो जब अपन क्या करते हैं भी, फाइल को हमने 2021 MS ऑफिस में बनाया और उसको MS पावरपॉइंट 2010 के अंदर ओपन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को एक सीमित ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि 2010 के अंदर है वो ऑप्शन थे वही मिलेंगे। लेकिन जब MS पावरपॉइंट 2021 आया, क्यों लेके आए
नया संस्करण आया उसमें कुछ और बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो फाइल स्मिथ फीचरों के साथ में कंपेटेबिलिटी मोड में ओपन होगी भी, आपको वहां पे जो मोड मिलेगा ना 2010 में एमएस पावर पॉइंट में, उसमें क्या है स्मिथ ही आपको प्रेजेंटेशन यानी ऑप्शन मिलेंगे। 2021 के अंदर है वो 2010 के मुकाबले ज्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, नया संस्करण है वो। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें एक रसोइया है वो प्रति माह 8400 रुपए अर्जित करता है, प्रत्येक माह उसका 60% खर्च हो जाता है, तो शेष कितना बचेगा, 40% बचेगा। लेकिन ये बोलता है भी एक वर्ष के यानी शेष जो बचत है उसकी 40% है। अब 100% का मान आपको 8400 दे रखा है, टोटल उसकी आय 8400 है, तो वो 100% के बराबर है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो आपको 40%, उसकी बचत 40 है, 60 खर्च कर देता है, तो कितना बचेगा, तो 40% के साथ में मल्टीप्लाई कर दो 16 और 8 चौके 32 और 33 यानी 3360 हो जाएगा। 3360 रुपए है वो उसकी बचत है प्रत्येक माह की। अब इसने बोला भी एक वर्ष के 1/4 समय में, एक वर्ष यानी 12 महीने, एक वर्ष यानी 12 महीने और 12 महीने का आपको 1/4 निकालना है। तो 12 महीने का 1/4 निकालोगे तो 4 से डिवाइड करोगे, ये 3 बार आ जाएगा, ये 3 महीने की बचत बतानी है। फिर 3 महीने की बचत बतानी है, 3 0 18 1 और 9 1 10 और 9 1 10 यानी आपके पास में 10,080 आ जाएगा भाई, 10,080 रुपए उसकी 3 महीने की बचत आ जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है ABCDEF, एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली तल का क्रमांक 1 है, 1 2 3 4 5 और 6। आगे क्वेश्चन आपका यहां से शुरू होता है, बी F और E जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 15 है। भी F और E है वो जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल क्या है, 15 आ रहा है। तो 15 एक ही यहां पे ऑप्शन के अंदर आ सकता है, 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो 15 हो सकता है, बाकी कोई भी संख्या को आप मल्टीप्लाई करवा दो 1 से लेकर के 6 तक 15 नहीं होगा। तो मैं E को रख देता हूं 3 पे, E को 5 ये 3 पे रख देता हूं और F को मैं 5 पे रख देता हूं। E 5 पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये बोला थोड़ी है भी E 5 पे नहीं आएगा। इसने बोला भी E और F जिन तलों पे रहते हैं उनका गुणनफल 15 है। आगे इसने बोला भी C है ना वो B के ठीक ऊपर रहता है, C है वो B के ठीक ऊपर रहता है। आगे इसने बोला भी D और F जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है भी। तो मैं E ये मान लो भी आपके पास में 3 नंबर मंजिल पे है, तो F को मैं D को कहां पे रखूं, D को 4 पे रख दूं, तभी D और E दोनों का योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 4 और 3 7 हो रहे हैं। आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने बोला है B और D के बीच में कितने व्यक्ति हैं ये बताना है। तो देखो भी C के जस्ट नीचे B है, तो इसका मतलब C आपका यहां पे आएगा और जस्ट नीचे B है, तो B आपका 1 नंबर मंजिल पे आएगा। बच गया आपका A जो कि 6 नंबर मंजिल पे आ जाएगा। तो आपको बताना है D और B के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, तो ये आपका राइट आंसर होगा 2। कितने कैंडिडेट है अभी 2, राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है, तो वो आर्टिकल 13 करता है भी। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है, एक शंक्वाकार पात्र के आधार की त्रिज्या है वो कितनी है, 31 है और ऊंचाई 45 दे रखी है। पात्र में पानी तब तक डाला जाना चाहिए जब तक कि पानी पात्र में 2/3 भाग तक भर न जाए। तो पात्र में पानी का आयतन बताना है। देखो भी शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर सुकेरच। तो 1/3 इंटू पाई का मान आपको रखना ही नहीं है, क्योंकि पाई का मान तो यहां पे देखो भी ऑलरेडी है, पाई रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहां पे आ जाएगा त्रिज्या उसकी 31 इंटू 31 और ऊंचाई उसकी कितनी है, 45 है। अब देखो भी 3 से इसको कट करोगे तो 15 से 45 हो जाएंगे और 31 या 961 होते हैं भी, 31 की स्क्वायर 961 इंटू 15 और ये हो जाएगा आपके पास में पाई। अब ये इसका क्या आ गया, आयतन आ गया, आयतन आ गया। तो उसके बाद में इसने क्या बोला, जब तक कि पानी पात्र में 2/3 ना हो जाए। कहने का मतलब 2/3 का मतलब समझते हो क्या आप, इसका मतलब ये हो गया अभी टोटल आपके पास में 3 भाग है, उस 3 भाग में से आपको 2 भाग भरने हैं। तो 3 का मान कितना हो गया, 3 का मान 961 इंटू 15 पाई हो गया, 961 इंटू 15 पाई, यानी टोटल आयतन आपके पास में ये है और टोटल भाग आपके पास में 3 है। तो 3 का मान है वो आपके पास में 961 इंटू 15 पाई हो गया। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो इंटू कर दो 3 से इसको काटोगे तो ये 5 बार कट हो गया, ठीक है।
उसके बाद में आपको तो 2 का मान ज्ञात करना है भी, 2 भाग भरेंगे तो पानी कितना आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 961 इंटू 5 2 10 पाई, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 9610, कितना आ जाएगा भाई 9610 पाई आ जाएगा भाई, 9610 पाई। आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको यहां पे, अब इसके अंदर देखो भी यहां पे पूछा गया भी विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, विभिन्न खंडों की संख्याएं है वो व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन हैं जो आर्किटेक्ट है लेकिन डेंटिस्ट नहीं है भी, तो यहां पे इस वाले ऑप्शन के अंदर है वो नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसे आपके पास में नो ही आर्किटेक्चर है जो इलेक्ट्रीशियन है लेकिन डेंटिस्ट नहीं है, तो इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो शर्त आपको यहां पे दे रखी है और क्वेश्चन आपका ये नीचे दे रखा है भी, ये लो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देख लो भी पहली शर्त लगा करके, पहला प्रतीक और अंतिम घटक एक संख्या हो, नहीं है जी दोनों और प्रतीक है, ये नहीं होगा। उसके बाद में आगे आपको दे रखा है भी दूसरी शर्त है यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, नहीं है पहला घटक विषम संख्या। दूसरा देखो यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग भी नहीं है। उसके बाद में तीसरी शर्त देखो भी यदि उपरोक्त शर्तों में से कोई भी पूरी नहीं होती है तो घटकों को प्रश्न में दिए गए कुट के अनुसार ही कुटबंद किया जाना है, तो यह शर्त लागू हो रही है भी। तो @ को क्या लिखेगा f लिखेगा, और 2 को क्या लिखेगा t लिखेगा, 4 को क्या लिखेगा तो 4 को लिखेगा b, और 7 को क्या लिखेगा तो 7 को लिखेगा p, और प्लस को क्या लिखेगा तो r लिखेगा, तो ये इसका कोड हो जाएगा भी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें क्या करना है आपको, हैज की जगह है वो ऑप्शन में उठाना है आपको, और जो यहां पे प्रतिशत है प्रतिशत की जगह है वो ये ऑप्शन उठाने हैं। तो हैज की जगह JPR उठा लेता हूं मैं पहले, JP और R। JPR को क्या लिख रहा है ये LQT लिख रहा है भी, LQ और T लिख रहा है। इसी प्रकार से AJM को क्या लिख रहा है ये प्रतिशत की जगह CK और O रख दो। अब देखो भी इसमें क्या कर रहा है ये +2 कर रहा है, 10 और 2 12 और 16 और 2 16 1 17, यानी 1 जोड़ दिया इसमें, 10 और 2 12, और ये हो जाएगा आपके पास में +1 कर दिया, और फिर क्या कर दिया इसने +2 कर दिया। यहां पे देख लो भी क्या कर रहा है, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 पे C आ जाएगा, फिर 10 में 1 जोड़ेंगे 11 पे K आ जाएगा, और फिर 13 में 2 जोड़ोगे तो आपके पास में 15 आ जाएगा O। तो ये दोनों में समान संख्या चल रही है भी, +2 +1 +2 +2 +1 +2, तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। दोनों के अंदर समान नियम लगना चाहिए भी। रोबिन और वरुण मिलकर एक हॉल को 6 दिनों में पेंट कर सकते हैं, रोबिन अकेले उसे 42 दिनों में पेंट कर सकता है। तो रोबिन प्लस में वरुण मिलकर के 6 दिन में पेंट करते हैं, और रोबिन अकेला है वो उसे 42 दिन में पेंट कर सकता है। तो इसका एलसीएम ले लो 42, तो ये हो जाएगा आपके पास में 7 के 42 और 42 से कम 42। अब मेरे को ये बता दो भी वरुण का यहाँ पे क्षमता कितनी है। दोनों मिलकर के एक दिन में 7 पेंट करते हैं, और एक अकेला रोबिन है वो 1 पेंट करता है, तो इसका मतलब जो वरुण है वो एक दिन के अंदर है वो 6 पेंट करेगा भी, 6 होल पेंट करेगा। अब देखो भी आपको क्या करना है, वरुण अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल आपके पास में 42 काम है, टोटल 42 काम है। एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 42/6 कर दो, 7 दिन के अंदर है वो वरुण कर देगा इसको। आगे देखो, अरविंद की आयु अब 40 वर्ष है, आशा की आयु 25 वर्ष है। अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी थी, तो ये अरविंद हो जाएगा और ये आशा हो जाएगी, ये आशा है। अब अरविंद की आयु 40 है और आशा की आयु 25 है, ठीक है। अब कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है, अगर बाद की बात करता तो अपन x जोड़ते, और यहां पे पहले की बात कर रहा है तो x इसमें घटा दो भी, हमें पता नहीं है भी कितना है, तो हम मान लेते हैं भी x साल पहले, x साल पहले है वो अरविंद की आयु है वो आशा की आयु की 4 गुनी थी, तो ये जो अनुपात आएगा वो 4/1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो आपके पास में आ जाएगा 40 माइनस x, 40 माइनस में ये आ जाएगा x, और बराबर में आपके पास में 25 चौका 100, और माइनस में 4x, ये माइनस का 4x इधर जाएगा तो माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके पास में बचेगा 3x, और यहां पे 40 प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास में बचेगा 60, तो x का मान कितना आ गया 20 आ गया।
x का मान 20, तो 20 साल पहले है वो अरविंद की आयु है वो आशा की आयु की 4 गुनी थी भी। आगे देखो भी बंगाली कवि जीवनानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि से संबोधित किया जाता है, तो वो रूपसी बांग्लार कवि के रूप में इसे क्या है लोकप्रिय उपाधि से सम्मानित किया जाता है, संबोधित किया जाता है। आगे देखो भी फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2030 तक व्यवसायों के लिए सबसे अधिक परिवर्तनकारी परिवर्तन के रूप में पहचाना गया है, तो वो डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाने के लिए 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किस कथन में की गई समीक्षा संसदीय प्रणाली में व्यक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से विचलन पर प्रकाश डालती है, तो वो डालती है राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अभी इसके अंदर है वो मान रख दो आप, जैसे एम है, एम प्लस का मतलब है मां, एम मां है एन की, और इनटू का अर्थ है पत्नी, एन पत्नी है ओ की, और माइनस का अर्थ है भाई, तो ओ भाई है पी का, और डिवाइड का अर्थ है पिता, और पी पिता है क्यू का। अब आपको बताना है क्यू का एम के साथ में क्या संबंध होगा, तो एम है ना वो एन की मां है भी, और एन है वो पत्नी है ओ की, तो इसका मतलब हो गया भी ओ की जो सासू है, ओ की सासू होगी वो कौन होगी, एम होगी। इसके बाद में आगे इसने बोला है भी ओ भाई है पी का, ओ है वो पी का भाई है, तो पी की भाभी हो जाएगी एन, पी की भाभी एन हो जाएगी, और पी पिता है क्यू का, पी है वो क्यू का पिता है, तो क्यू और एम के बीच में क्या रिलेशन है ये बताना है। तो देख लो भी पी यानी ये बोल सकते हैं भी क्यू के पिता का भाई, क्यू के पिता का भाई हो जाएगा ओ, और इसकी पत्नी की मां एम हो जाएगी भी, तो अपन ये बोल सकते हैं ना भी पिता के भाई की पत्नी की मां ये लगेगी, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहां पे आपको शर्त लागू करनी है, शर्त लागू कर लो पहले। यदि पहला घटक एक प्रतीक है बिल्कुल है, और अंतिम घटक एक संख्या है बिल्कुल है, तो दोनों घटकों को आपस में चेंज करना है भी। पहली शर्त लागू हो रही है। दूसरी शर्त देखो, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, पहला घटक विषम नहीं है भी प्रतीक है, यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग नहीं है भी, ये भी कैंसिल करो। तो यहां पे @ और 5 का आपस में कोड चेंज होना है, तो 5 को लिखेगा ए और @ को क्या लिखेगा जेड लिखेगा, उसके बाद में 9 को लिखेगा सी, 3 को लिखेगा एल, और 8 को क्या लिखेगा भी 8 को लिखेगा टी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या, तो इसके अंदर है वो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी मुख्य भूमि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की तटरेखा है वो सबसे लंबी है भी, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक वस्तु 1300 रुपए में खरीदी गई, उसकी कीमत 35% अधिक अंकित की गई, उसकी कीमत है वो 35% अधिक अंकित की गई, उसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट से बेचा गया। अब सौदे का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो भी 1300 रुपए में खरीदी गई, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया 1300 रुपए आ गया। अब 35% अधिक अंकित करता है तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1300 का 135% निकाल लो, 35% अधिक अंकित करता है तो 1300 का 135 निकाल लो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो भी, तो 13 5 65 6, 13 39 और 6 45 4, और 13 कम 13 और 4 17, तो यहां पे 1755 रुपए उसका क्या आ गया अभी करें ये अंकित मूल्य आ गया, एमआरपी रेट आ गया। अब उसके बाद में ये क्या कहता है 20% की छूट दी जाती है। अब 20% की छूट देगा तो वो किस पे देगा, 20% की छूट दी जाती है वो आपका अंकित मूल्य पे दी जाती है भी, ठीक है। तो यहां पे 20% की छूट दे दे तो ये आपके पास में 1755 का 20% निकाल लो, तो 1755 का मैं 80% निकाल लेता हूं भी, 20 की छूट देगा तो 80 में बेचेगा, तो अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल कर दो भी, तो ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1404, मान आ जाएगा 1404। अब 1404 रुपए में बेचेगा, 1300 रुपए में खरीदी 1404 में बेच रहा है, ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा भी, ठीक है, और ये इसका एमआरपी रेट आ गया। अब कितना लाभ हो गया,
तो ये 104 रुपए का लाभ हो गया। 104 रुपए का लाभ हो गया कितने पे, 1300 पे इंटू 100, तो यहां पे 20 से 20 और 13 8 थे 104 होते हैं भी, तो 8% का लाभ हो जाएगा। आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने वक्फ बोर्डों की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया? तो वो गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2025 में किस भारतीय राज्य ने अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों पर एक दशक के प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया गया? तो वो मेघालय में किया गया था भी, मेघालय, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपको दे रखा है भी, एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 29 मिनट के अंतराल पर 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से शुरू करती है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा कर रही है। टैक्सी स्टैंड की और विपरीत दिशा से आ रहे एक आदमी 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है और आदमी की चाल आपको ज्ञात करनी है। देखो भी, एक टैक्सी ये मान लेते हैं भी यहां पे है, एक टैक्सी यहां पे है और एक टैक्सी है वो यहां पे है, और दोनों के बीच है वो 29 मिनट का अंतराल है, यानी 29 मिनट के अंदर है वो दोनों निकलती है, और दोनों की जो चाल है वो 54 किलोमीटर पर घंटा, तो उनके बीच की जो दूरी है वो समान ही बनी रहेगी। अब 54 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से 29 मिनट के अंदर उनकी बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी निकाल सकते हैं अपन। तो बीच की दूरी है वो कितनी आ जाएगी? तो बीच की दूरी आपके पास में आ जाएगी 26.1 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 26.1 किलोमीटर आ जाएगी। 60 मिनट में 54 किलोमीटर चलता है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा? 54/60, और आपको 29 मिनट में चलाना है, तो गुणा कर दो 29 से, तो 26.1 किलोमीटर बीच की दूरी आ जाएगी। अब इसके सामने से एक आदमी आ रहा है, इसके सामने से एक आदमी आ रहा है जो कि क्या है, इस दिशा में जा रहा है, और ये टैक्सी है वो इस दिशा में जा रही है। अब जैसे ही ये आदमी पहली टैक्सी से मिलता है, उसके 10 मिनट बाद में ये आदमी है वो दूसरी टैक्सी से मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया भी, 26.1 किलोमीटर की जो दूरी है ना, वो दोनों ने इस व्यक्ति ने, इस मैन ने और इस टैक्सी ने, दोनों ने मिलकर के 10 मिनट में कवर कर लिया। तो कहने का मतलब सापेक्ष चाल ये इधर जा रही है और ये आदमी इधर आ रहा है, तो सापेक्ष चाल जुड़ेगी। तो 54 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से तो टैक्सी जा रही है, और आदमी का अपने को पता नहीं है, तो मैं एक्स मान लेता हूं। बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा? ये आपके पास में सापेक्ष चाल है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है आपके पास में? 26.1 है, और दूरी बटा समय कितना है? तो समय आपके पास में 10 मिनट है। अब इस 10 मिनट को आप घंटे में चेंज करोगे, 10 और 10 के नीचे 60 लगेगा, वो ऊपर चला जाएगा, भाई घंटे में चेंज किया हमने, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो भी, तो आपके पास में 26.1 को 6 से मल्टीप्लाई करो आप, तो आपके पास में क्या आएगा? 54 प्लस में x बराबर में क्या आ जाएगा? ये इसका मान आ जाएगा आपके पास में 6 एकम 6 और 6 छिके 36, उसके बाद में 3 और 6 2 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 15, यानी 156.6 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे? अब ये 54 है वो इधर आएगा, तो ये आपके पास में x बराबर कितना आ जाएगा? तो इसमें से 54 आप माइनस करोगे, 54 है वो आप माइनस करोगे, तो हमने गुना में गलती कर दी क्या? 6 एकम 6, 6 छिका 36, 3 6 2 12, 10 मिनट का समय नहीं है भी, ये 12 मिनट का समय ले रहा है ना, 12 मिनट का समय ले रहा है, तो यहां पे इसको 2 से करो भी, ये तो ये हो जाएगा 12 एकम 12 और 12 5 60, 5 हो जाएगा। तो ये 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। मैं 10 मिनट के हिसाब से कर रहा था, वो आपस में 12 मिनट लेते हैं मिलने पर दूसरी टैक्सी से, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 छिका 30, 3 और 5 5 25, 5 2 10 और 10 और आपके पास में 10 और 3 13, यानी ये आ जाएगा आपके पास 130.5। 130.5 x बराबर कितना हो जाएगा? तो 130.5 माइनस में 54, तो आपके पास में आ जाएगा 76.5। कितना आ जाएगा? 76.5 x आपने क्या माना था? उस व्यक्ति की चाल मानी थी, तो वो चाल ही ज्ञात करनी है आपको। आगे देखो भी 7 व्यक्ति है और सभी का मुख उत्तर की ओर है। L और Q के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो L को मैं यहां पे बिठा दूं, 1 2 3 4 और 5, यहां पे आपका Q आ जाएगा भी, दोनों के बीच में टोटल 7 व्यक्ति है ही। अब इसने बोला भी P है ना, वो Q के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, तो P फिर Q के बाएं पड़ोस में बैठा, तो P यहां पे आएगा। और P और I के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो P ये रहा, तो I आपका यहां पे आएगा, तभी दोनों के बीच में क्या है? एक व्यक्ति आ जाएगा।
आगे इसने क्या बोला है, ओ के बाएं किसी स्थान पर, लेकिन जे के दाएं किसी स्थान पर बैठा है। भी ओ है ना, वो के तो बाएं बैठा है, तो के को मैं यहां पे बिठा दूं, और के तो बाएं है किसी स्थान पर, ओ के बाएं किसी स्थान पर है, और जे के दाएं, तो जे को मैं यहां पे बिठा दूं तो जे का दायां हो जाएगा। जे के दाईं ओर ओ बैठा है और के बाईं ओर बैठा है भी, ठीक है। तो पंक्ति में बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है, तो बायां छोर ये है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन है, ओ है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2023-24 तक बनाए जाने वाले घरों की लक्षित संख्या कितनी है, तो 1.89 करोड़ है भी, 1.89 करोड़ हो जाएगा। नवंबर 2024 में पीएम मोदी की किस देश की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो वो नाइजीरिया है भी। कौन सी है, नाइजीरिया, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, आगे इसमें प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, मल्टीप्लाई को डिवाइड में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 54 इंटू 11, और 54 इंटू 11 माइनस में 272 डिवाइड बाई 8 और प्लस में 114। तो यहां पे बताना है क्या मान आएगा। इसको 8 से कट कर दो तो 8 या 24 बच गया, 3 32, 8 चौका 32, 11 चौके 44, 4 और 55 और 4 कितने हो जाएंगे, 59, यानी 594 आ जाएगा। ठीक है, 55 और 4 59, तो ये हो जाएगा 594। 594 और माइनस का आपके पास में 34 है और प्लस का आपके पास में 114 है, तो ये हो जाएगा 8 और 9 और 1 10, और ये 708। 708 में से आप 34 बाहर निकाल दो तो ये 4, और ये आपके पास में 10 में से 3 7, और ये हो जाएगा 674। कितना आ जाएगा भी, 674, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब ये बोलता है भी एक विक्रेता ने 1 रुपए में 4 टॉफी बेची, तो मेरे को ये बता दो भी 1 रुपए में 4 टॉफी बेच रहा है, तो एक टॉफी कितने में बेची, तो एक टॉफी है वो 1/4 रुपए के अंदर बेची। अब ये इसका क्या है भी, सेलिंग प्राइस है, बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है, उससे 100% लाभ प्राप्त करना है, 100% लाभ प्राप्त करना है। तो उसे 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी, 100 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी, तो इसका मतलब आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहां पे 100% का मतलब क्या हो गया, 100% का मतलब हो गया भी 1/1, यानी 1 रुपए इसका क्रय मूल्य और 1 रुपए का लाभ हो गया, तो बेचेगा कितने में, 2 रुपए में बेचेगा। कितने में बेचेगा भी, 2 रुपए में बेचेगा भी। 1 रुपए इसका क्रय मूल्य है और 1 रुपए का लाभ हो गया, तो 2 रुपए में बेचेगा। लेकिन बेच कितने में रहा, 1/4 में बेच रहा है भी। हमारे अनुसार तो 2 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, लेकिन यहां पे इसने क्वेश्चन में दे रखा है 1/4 है, तो यहां पे मान कितना आ गया, तो 1 का मान आ गया 1/8, 1 का मान 1/8 आ गया। आपको मान ज्ञात किसका करना है, आपको तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य कितना है, 1 है, तो इंटू कर दो 1, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/8। कहने का मतलब ये है भी 1 रुपए में 8 टॉफी खरीदी थी और बेच रहा है 1 रुपए में 4, तभी उसको क्या है, 100% का लाभ हो रहा है। तो 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीद के लेके आया, 8 टॉफी खरीद के लेके आया। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब एक गोलाकार मेज है, ये लोग गोलाकार मेज बना लेते हैं, उस पर 7 कैंडिडेट बैठे हैं, 7 सीट बना लो भी आप, तो ये आ जाएगा आपके पास में 7 सीट होगी। अब इसने बोला है भी, यहां से क्वेश्चन आपका शुरू होता है, Q के ठीक दाएं पड़ोस में O है, तो Q को मैं यहां पे बिठा देता हूं, और Q का दायां कौन सा होगा, ये वाला, दाएं पड़ोस में O बैठा है। आगे इसने बोला है Q के दाएं पड़ोस में और Q के दाएं पड़ोस में और O के बाएं पड़ोस में M बैठा है, तो मैं O को यहां पे बिठाऊंगा तो दोनों के बीच में M आ जाएगा भी, तो Q का दायां पड़ोस हो जाएगा ये, और O का बायां पड़ोस हो जाएगा। आगे इसने क्या बोला है, N है ना, वो O के ठीक दाएं बैठा है, तो O का दायां कौन सा होगा, ऊपर वाला, तो N यहां पे आ जाएगा भी। ठीक है, P L के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, P है वो L के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। आगे इसने क्या बोला, L के ठीक दाएं पड़ोस में और Q के ठीक बाएं पड़ोस में R बैठा है, तो Q का बायां पड़ोस कौन सा होगा, ये होगा, तो यहां पे R आ जाएगा। R यहां पे आएगा, तो मैं Q को यहां पे ये L को यहां पे लिख दूं, L को यहां पे बिठा देते हैं, तो L के, इसने यही बोला है ना, तो L के दाएं पड़ोस में, L का दायां कौन सा होगा, नीचे वाला दाएं पड़ोस में, और Q के बाएं पड़ोस में, Q का बायां ऊपर वाला, दोनों के पड़ोस में R बैठा है, तो बीच में R आ गया। उसके बाद में एक कैंडिडेट और बच गया आपका, कौन सा, P, तो P यहां पे आ जाएगा। अब पूछा इसने क्या है, तो
यदि सभी व्यक्तियों को एल सहित यानी एल सहित से शुरू करते हुए घड़ी की सुई की दिशा में वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेट के हिसाब से व्यवस्थित किया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो एल से शुरू करना है तो एल आ गया यहां पे, एल के बाद में क्या आता है एल, एम के बाद में क्या आता है एन के बाद में क्या आता है ओ के बाद में क्या आता है पी, और पी के बाद में क्यू, और क्यू के बाद में आर। तो इसने बोला भी अपरिवर्तित रहता है, कितने कैंडिडेटों का स्थान अपरिवर्तित रहता है। तो एक तो आपका एल हो गया, भी एल का ज्यों का त्यों है, एक आपका एन हो गया, एक आपका ओ हो गया, ये भी स्थान चेंज नहीं हुआ, और एक आपका क्यू हो गया, स्थान चेंज नहीं हुआ, और एक आपका आर हो गया, स्थान चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे आपके पास में 5 ही कैंडिडेट है जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। भी एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।